लीजिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस जो 2023 में वैकेंसी आई है, ये काफ़ी मात्रा में है। पुलिस की नई भर्ती 2023 में आई है और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी है और इतनी बड़ी वैकेंसी अभी तक नहीं आई थी। और इसका डेट आ गया है एग्ज़ाम का। पता है आपको कि अब आपके पास मात्र 60 दिन का दिन है। मोटा मोटी मान के चलिए कि 60 दिन का समय है और इस 60 दिनों का आपका एम होना चाहिए कि किस तरह का एम होना चाहिए कि हमको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ना है। अगर सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो 100% है कि आप सारे सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे 60 दिनों में। इसीलिए आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन तभी पता चलेगा जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अध्ययन किया है। प्रीवियस ईयर मैंने पूरा खत्म कर दिया है। पूरे प्रीवियस ईयर को आप देख के आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा। और हम सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही लेकर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे और टोटल जो है बिहार पुलिस का जीके का कवर करेंगे। अब सवाल उठता है कि हम किन विषय पर ज़्यादा ध्यान दें और किन विषय पर कम। तो आपको ध्यान रखना ये है कि सबसे बड़ा चीज़ है जीके और जीएस। जीके और जीएस का जो है ना वर्चस्व ज़्यादा है, इसलिए ये दोनों विषय पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। बाद बाकी मैथ और इंग्लिश पर आपको कम ध्यान देना है। हिंदी पर भी थोड़ा सा ज़्यादा समय देना है क्योंकि हिंदी भी मायने रखता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किन किन विषयों पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, तो जैसा कि पहला स्क्रीन पर आपका प्रश्न दिख रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का हल का प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो ये हल का प्रमाण या जोते हुए खेत का साक्ष्य जो है ना कालीबंगा से मिला है, आपको ध्यान रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप जा करके प्रीवियस ईयर सेट देखिएगा तो पता चल जाएगा। लोथल से आपको गोदीवारा का प्रमाण मिला है। हड़प्पा सभ्यता को हम सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो से आपको नर्तकी का प्रमाण मिला है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण। तो अभी हमने बताया है कि गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिले हैं और ये गोदीवारा का प्रमाण जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। आपको ध्यान रखना है कालीबंगा से जोते हुए खेत और हल का प्रमाण मिला है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो याद रखना है कि ये सैंधव सभ्यता है तो स्वाभाविक है कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। और सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता का विकास हुआ उसे ही हम सैंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला है सभ्यता किस युग की है। तो ये सैंधव सभ्यता, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सैंधव सभ्यता जो है ना किस युग का है ये होगा। तो ये सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस युग का है। तो हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युग का है, यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है अगला है जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे। जीवक जो है किसके काल में थे। तो हर्यक वंश के काल में जीवक थे, ये इस बात को ध्यान रखना है। मौर्य के शासनकाल में जो है मेगास्थनीज रहता था, ये बात ध्यान में कर लेना है। उसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिसेन के द्वारा किया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। धर्म की शुरुआत किसने किया था। तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म की बात यहाँ पे होगा, ठीक है, सीधे धर्म नहीं। बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने किया है। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत जो है अशोक ने किया है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद है मौर्य साम्राज्य की तृतीय शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य में मैं आपको बता दूं सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य था, फिर उसके बाद बिंदुसार आया उसका लड़का, फिर उसका लड़का अशोक आया। तो तीसरा शासक आपको बोला है, तीसरा शासक बोला है तो अशोक होगा। अशोक इसका आंसर हो जाएगा। अब आपका प्रश्न है दुर्योधन की माँ का क्या नाम था। तो दुर्योधन के माँ का नाम जो था, ये तो अर्जुन पांडव के माँ का नाम था कुंती। दुर्योधन का नाम माँ का नाम गंधारी था, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है घटोत्कच किसके पुत्र थे। तो घटोत्कच भीम का पुत्र था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी। मतलब गीता की एक भक्ति टीका है जिसका मराठी में लेख किसने लिखा है। तो मानेश्वर नहीं ज्ञानेश्वर होगा, याद रखिएगा। मानेश्वर नहीं, ये ज्ञानेश्वर होगा, ठीक है। तो ज्ञानेश्वर इसके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद है अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी। तो याद रखिएगा कि अम्बा अम्बालिका जो थे वो विचित्र वीर्य का पत्नी थी, अम्बा अम्बालिका। उसके बाद मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे। तो हम अभी बताए हैं मेगास्थनीज मौर्य के दरबार में रहते थे, लेकिन ये बोला है कि कौन था। तो ये राजदूत था, ठीक है, यूनानी राजदूत था, ये बात आपको ध्यान रखना है, यूनानी राजदूत। उसके बाद है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय आपको पाकिस्तान में पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था।
तो यूरोप का समुद्र गुप्त जो है आपको ध्यान रखना है, नेपोलियन को कहा गया है यूरोप का समुद्र गुप्त। उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्तूप संबंधित है, स्तूप का संबंध किससे है? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो बौद्ध परंपरा में अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, इस बात को ध्यान में रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि बौद्ध के टोटल 4 संगीतियाँ हुए हैं। इसमें से पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा वैशाली कनिष्क के शासन काल में हुआ है, सॉरी कनिष्क कालाशोक के काल में हुआ है। तीसरा अशोक के काल में हुआ है और चौथा कनिष्क के शासन काल में हुआ है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो पहला यहाँ पूछा है तो यहाँ अजातशत्रु होगा, दूसरा कालाशोक होगा, तीसरा अशोक होगा और चौथा कनिष्क होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला है त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? तो मैं जब बिहार स्पेशल पढ़ाता रहा था तो उसी समय मैंने बताया था कि त्रिपिटक एक होता है त्रिपिटक, एक होता है त्रिरत्न। तो त्रिपिटक जो होता है, त्रिपिटक सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन त्रिरत्न जब आता है तो बुद्ध के भी त्रिरत्न है और जैन के भी त्रिरत्न है। ठीक है, जैन के त्रिरत्न को सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान कहा जाता है। वही बौद्ध के त्रिपिटक के बुद्ध, धम्म और संघ कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो त्रिपिटक में एक सूत पिटक, एक विनय पिटक, एक अभिधम्म पिटक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। उसके बाद है वीर शैव आंदोलन का जनक कौन है? तो वीर शैव आंदोलन का जो जनक है वो आपको ध्यान रखना है बसुबन्ना है, बसुबन्ना। वीर शैव जो है ये एक शिव धर्म से संबंधित है, इसलिए बसुबन्ना ने ही वीर शैव आंदोलन चलाया था, इस बात को ध्यान रखना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का नाम पूछा है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभदेव है, यहाँ ऋषभदेव होगा। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर है। मैं आपको बता दूं कि आपको 4 तीर्थकर याद रखना है। क्या कौन कौन याद रखना है? पहला, दूसरा, 23वां और 24वां। इन 4 को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में काम चल जाएंगे। पहला आपका है ऋषभदेव, दूसरा आपका अजितनाथ है, 23वां आपको पार्श्वनाथ है और 24वां महावीर जी हैं। 24वां को ही अंतिम तीर्थकर माना गया है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तीर्थकर से इतने प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद बोला है कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 5 भाग बनाए गए थे। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 5 भाग बनाए गए थे, 5 ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त थी? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त थी? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अकबरनामा, अबुल फजल का अकबरनामा को 3 खंड थे। अकबरनामा के जो थे 3 खंड थे। 3 खंड में तृतीय खंड को आईने अकबरी कहा गया, इस बात को समझ लीजिए। अकबरनामा के 3 खंड थे, तीसरे खंड को आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। अब इस आईने अकबरी के 5 भाग बनाए गए थे। तो यहाँ पूछा गया है कि आईने अकबरी के कितने भाग थे? तो आईने अकबरी के 5 भाग थे, इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आईने अकबरी के 5 भाग। मैंने फिर बता दे रहा हूँ कि अकबरनामा, अबुल फजल का जो लिखा हुआ अकबरनामा है उसके 3 खंड थे, तीसरे खंड को अकबरनामा कहते हैं और उस अकबरनामा के 5 भाग बनाए गए थे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आईने अकबरी किसने लिखा है? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना भी अबुल फजल, क्योंकि अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों एक ही चीज़ है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो लाडली बेगम नूरजहां की पुत्री थी। नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम थी, इस बात को ध्यान रखना है। तुजू के बाबरी किसने लिखा है? तो मैं आपको बता दूं, तुजू के बाबरी बाबर की आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था, इस बात को ध्यान रखना है। और मुगल वंश की स्थापना जो है 1526 ईस्वी में किया गया था। पानीपत की लड़ाई के बाद जो है 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत की लड़ाई हुई, उसके बाद जो है ना बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया और इसने अपना एक आत्मकथा लिखा है जिसको हम तुजू के बाबरी कहते हैं। और पूछा जाता है कि तुजू के बाबरी मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में लिखे गए थे। इसका
और आगे चल करके फारसी में अनुवाद अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके आंसर हो जाएंगे बाबर। ठीक है, तुजू के जहांगीर के लेखक जहांगीर है, इस बात को भी ध्यान रखना है। गुलबदन बेगम कौन थी, क्या थी, यहाँ पे क्या थी होगा। तो गुलबदन बेगम जो थी लेखिका थी, याद रखिएगा। ये लेखिका थी, ये हुमायूं की बहन थी। ठीक है, हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ, इस बात को ध्यान रखना है। इसने ही अकबर के कहने से जो है आपको ध्यान रखना है कि लिखने का काम, इतिहास लिखने का काम की थी, इसीलिए ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार का लेखिका थी। अगला है अकबर का वजीर क्या था नहीं कौन था होगा। ठीक है, अकबर का वजीर कौन था। तो अकबर का वजीर जो है याद रखिएगा, जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, 13 साल की अवस्था अकबर था, तो उसी समय गद्दी पर 13 साल की अवस्था में वो बैठता है, याद रखिएगा। उस समय काला नौर में था अकबर, तो उसी समय वो गद्दी पर बैठ जाता है। अब जब ये गद्दी पर बैठता है तो उस समय 13 वर्ष का मात्र होता है। इसके कारण उसके लिए उसका एक संरक्षक बनाया जाता है, जिसको बैरम खां के नाम से जानते हैं। तो यही वजीर था उसका। ठीक है, जो संरक्षक था वही वजीर था। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है बाबर चंगेज खां का कौन सा वंश का था। मतलब बाबर जो है ना चंगेज खां के किस वंश के रूप में था। तो याद रखिए कि ये 5वें वंश के रूप में था। उसके बाद है अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था। अकबर के समकालीन इतिहासकार बदायूनी था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है शेख मुहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहीं पे अपना सेशन एंड करते हैं।